हेलो, डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग 10 और यह अंतिम भाग है। चूंकि कश्मीर के मुद्दे को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में जब प्रकरण की सुनवाई शुरू हो गई तब से यह एक विवादित मुद्दे का रूप ले लिया। हालांकि कश्मीर मुद्दे का जन्म अगर देखा जाए तो हरि सिंह के पत्र को यदि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया होता, कश्मीर का विलय हैदराबाद और जूनागढ़ के तरह कर लिया गया होता, तो शायद ये समस्या ही नहीं होता। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हरि सिंह के विलय पत्र को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से सहमति लेना बहुत टेढ़ी खीर बन गया, क्योंकि तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जनमत संग्रह को ग्राउंड बनाया और जनमत संग्रह में मुस्लिम समुदाय वहां अधिक था और इसीलिए यह तत्काल हरि सिंह के पत्र से स्वीकार करने के बजाय तत्कालीन समस्याओं यानी कबीलाई के आक्रमण पर तो नियंत्रण किया, लेकिन जनमत संग्रह को ग्राउंड बना करके इसे पेचीदा बना दिया। इस दिशा में स्पष्ट है कि पाकिस्तान सन 1947-48 की अपनी सैनिक भूल को छिपाने के लिए कश्मीर के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने का प्रयास करता रहा। फिलहाल आज की टॉपिक कुलदीप नैयर की जो एक पुस्तक है डिस्टेंट नेवर, इसको ग्राउंड बना करके मैं बता रहा हूं। इन्होंने यानी कि कुलदीप नैयर जी ने अपनी पुस्तक के हवाले से लिखा है कि नेहरू ने 2 नवंबर के प्रसिद्ध प्रसारण, जिसमें कि माउंटबेटन के जनमत संग्रह के आश्वासन को बहुत तेजी से जोर देकर के दोहराते हैं, लेकिन नेहरू जी का भ्रम भी तब टूट गया जबकि तथाकथित आजाद कश्मीर से पाकिस्तानी सैनिक हटाने के लिए पाकिस्तान यानी जिन्ना तैयार नहीं होता है। उसकी जिद थी कि कश्मीर में जब तक जनमत संग्रह नहीं करा ली जाएगी तब तक पाकिस्तानी सेना नहीं हटेगी। ऐसी परिस्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति प्रयास था उसको गहरा धक्का लगता है। सन 1953 के उत्तरार्ध में कश्मीर में षड्यंत्रों की वजह से केंद्र सरकार के नियंत्रण और बढ़ते चले गए और लाजमी था। सन 1954 में संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हो जाती है, जिससे यह समस्या और जटिल बन गई। इस बात को हम कुलदीप नैयर जी के शब्दों में अगर बताएं तो उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि नेहरू का भ्रम दूर हो गया और उन्होंने माउंटबेटन को बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रबंध पूर्ण रूप से अमेरिका के हाथ में है और अमेरिकी प्रतिनिधि की पाकिस्तानी सहानुभूति है और पक्षधरता है, इसलिए यह बात किसी से छुपी नहीं है। ऐसा कुलदीप नैयर जी ने अपनी पुस्तक के हवाले से बता दिया। बाद में 25 नवंबर 1949 के दिन कश्मीर के युवराज कर्ण सिंह ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया। तत्पश्चात 6 फरवरी 1954 की बात है जब कश्मीर की संविधान सभा ने, हालांकि यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि जब कर्ण सिंह द्वारा 25 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, उसके बाद जम्मू कश्मीर की भी एक संविधान सभा गठित की गई थी और 6 फरवरी 1954 को कश्मीर की संविधान सभा ने भारत में इस राज्य के विलय का अनुमोदन कर दिया। बात है 14 मई 1954 की, जब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अनुच्छेद 370 की धाराओं को ध्यान में रखते हुए एक राजाज्ञा प्रसारित कर दिया कि कश्मीर को भारतीय संघ का एक अभिन्न अंग बना दिया गया। इसी समय 19 नवंबर 1956 को राज्य के संविधान का प्रारूप बन गया और इसे स्वीकार भी कर लिया गया।
26 जनवरी 1957, अगले वर्ष 1957 को भारत ने इस राज्य के विलय को कानूनी रूप दे दिया। 3 वर्ष के बाद यानी 20 जनवरी 1960 को कश्मीर राज्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आ गया। इसी धारा के अंतर्गत यानी 370 धारा के तहत कश्मीर का अलग झंडा और अलग संविधान बना दिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि संविधान निर्माताओं के मन में धारा 370 के निर्माण का विचार आया कैसे? उन्होंने संविधान में जम्मू कश्मीर को इतनी बड़ी छूट क्यों दे डाली? क्यों नहीं जूनागढ़ और हैदराबाद की तरह कश्मीर को भी भारतीय संघ में मिला लिया गया? परंतु अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान के कबायली ने भेज करके कश्मीर पर हमला करने के लिए जिन्ना ने छूट दे दिया था, तो वहां के तत्कालीन शासक हरि सिंह घबरा गए थे और उन्होंने तत्कालीन एक पत्र लिखा कि भारतीय संघ में वे प्रवेश के लिए सहमत हैं और वे कबायलियों से अपनी सुरक्षा की गुहार भी किए। नेहरू सरकार ने कश्मीर महाराजा के अनुरोध को यदि आंख बंद करके स्वीकार कर लिया होता तो कश्मीर समस्या होता ही नहीं। लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और कश्मीर के नेता शेख अब्दुल्ला से राय मांगने की भूल कर बैठी। कबायलियों को खदेड़ने के लिए भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई और कश्मीर का विलय स्वीकार कर लिया गया। लेकिन इस विलय में अन्य राज्यों की अपेक्षा केंद्र सरकार ने उदारता थोड़ी दिखा दी, जिसके कारण कश्मीर समस्या का जन्म हुआ और वो समस्या अब आकर के समाप्त हुआ मोदी सरकार के समय, जब धारा 370 हटाई गई। तो इस समस्या को जन्म देने में लॉर्ड माउंटबेटन और शेख अब्दुल्ला ने अहम भूमिका निभाई, ये बात तो स्पष्ट हो गया था कुलदीप नैयर की पुस्तक से। कश्मीर समस्या नाम की कोई चीज पैदा ही नहीं होती यदि तत्काल नेहरू हरि सिंह के पत्र को स्वीकार करके कश्मीर का विलय कर लिए होते। तो अब हम भारतीय स्वाधीनता कानून के प्रावधानों के अनुसार कश्मीर के शासक द्वारा भारतीय संघ में प्रवेश के लिए जो हस्ताक्षरित पत्र को ही अंतिम दस्तावेज मान लिया गया होता तो, पर ऐसा हुआ नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन की बात मान लिया गया। कश्मीर के भारत प्रवेश को अंतिम न मान करके आधा कश्मीर पाकिस्तान के चंगुल में फंसने का अवसर दे दिया गया और कश्मीर की समस्या हमेशा के लिए लंबे समय तक बन गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत सरकार को उस समय यह सलाह दिया था कि कश्मीर महाराजा के भारतीय संघ में प्रवेश के जो उनका पत्र है उसके जवाब में यह भी जोड़ दिया जाए कि संघ प्रवेश प्रदेश की जनता के इच्छा पर निर्भर करेगा और इसका आधार जनमत संग्रह होगा। यह सिद्धांत नेहरू सरकार ने बिना सोचे समझे तुरंत मान लिया और लॉर्ड माउंटबेटन का यह सलाह संभवतः इस तर्क पर दिया गया था कि मुस्लिम बहुल राज्य कश्मीर है और वहां का राजा हिंदू है, तो महाराजा जिन्होंने भारत संघ में प्रवेश के लिए हस्ताक्षर किया था उसके हस्ताक्षर को पूरे कश्मीर राज्य के हस्ताक्षर न माना जाए। अन्य राज्यों की तरह कश्मीर के राज्य ने अपनी रियासत भारतीय संघ को सौंप तो दी थी, लेकिन हमारी सरकार ने उसे अस्थायी रूप से स्वीकार किया, जबकि होना यह चाहिए था कि उसे अस्थायी रूप स्वीकार कर लेती तो शायद कश्मीर की समस्या 1947-48 में ही सुलझ चुकी होती। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने धारा 370 की रचना करके कश्मीर के विलय संबंधी लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह तथा शेख अब्दुल्ला की मंशा को कानूनी जामा पहना दिया। इसी धारा के तहत कश्मीर लंबे समय तक प्रताड़ित और शोषित होता रहा। अब चूंकि इस धारा से आजादी मिल चुकी है तो कश्मीर अब हमारे भारतीय अभिन्न अंग के रूप में एक संघ शासित प्रदेश के रूप में आज हमारे सामने
आ चुका है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।